Hello everyone, welcome to the Shunali Rathore classes. I hope you all are good. Basically जैसे आपको पता है लास्ट टाइम जो है हम क्लास 12th की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक है, ठीक है, समकालीन विश्व राजनीति, उसका सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीय विश्व का अंत, उसको कर रहे हैं टॉपिक टू टॉपिक चीजों को, जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली. ओके, सो नाउ कम्स टू द टॉपिक. सो टुडे टॉपिक इज गोर्बाचेव किस लिए सुधारों के लिए बाध्य हुए और वो किस तरह के सुधार चाहते थे. लास्ट टाइम हमने जो है सोवियत संघ की सारी व्यवस्थाओं को एक एक पॉइंट के थ्रू, ठीक है, पर्टिकुलर एक एक वीडियो में हमने डिस्कस किया है. सो टुडे वीडियो इज कि गोर्बाचेव किस लिए सुधारों के लिए बाध्य हुए और वो किस तरह के सुधार चाहते थे फाइनली. ओके, सो गोर्बाचेव कौन, वो भी डिस्कस करेंगे. डोंट बी वरी. सो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए. 1985 में, ओके, 1985 में माइकेल गोर्बाचेव, इज इट माइकेल भी बोलते हैं और इनको मिखाइल भी बोलते हैं. सो डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि माइकेल और मिखाइल में, ठीक है. सो 1985 में माइकेल यानी मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए. जैसे मैंने बताया था आपको डिफरेंट पार्टियां थी, तो वैसे एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके महासचिव हेड जो है वो मिखाइल गोर्बाचेव चुने गए. और 1988 में वे देश के राष्ट्रपति बने, ठीक है, देश इन द सेंस सोवियत संघ, ठीक है, और 1988 में वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने. इतना क्लियर है. सो बेसिकली ये जो है मेन पॉइंट है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो है कब महासचिव चुने गए, ठीक है. एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया था. 1985 में माइकेल यानी मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए और 1988 में वे देश के राष्ट्रपति बने. यू हैव टू रिमेम्बर दीज बोथ डेट्स, ओके, डोंट कंफ्यूज्ड. नाउ कम्स टू द टॉपिक. उन्हें साम्यवाद में विश्वास था, मतलब पर्टिकुलरली देखा जाए कि वो साम्यवाद को मानते थे. ऐसा नहीं था कि वो साम्यवाद को फॉलो ही नहीं करते थे, वो साम्यवाद को अच्छे से मानते थे. तो उन्हें साम्यवाद में ट्रस्ट था, विश्वास था, पर साथ ही वे सोवियत व्यवस्था में राजनीतिक और आर्थिक सुधार लाना चाहते थे. और वो चाहते थे कि जो सोवियत व्यवस्था है, मतलब ठीक है जैसे भी है, ठीक है, बट इसमें और चेंजेस लाया जाए. अब जैसे हमें पता है हमारे देश में कोई भी पार्टी जीतती है तो वो क्या सोचती है कि अभी देश 90% पे, इसको 100% पे लेके जाया जाए, राइट. और जैसे आप कोई ट्यूशंस पढ़ते हैं, राइट, सो ट्यूशंस पढ़ते हैं तो अब आपके मार्क्स 80% आए, आप उसमें एफर्ट्स लगाते हैं. क्यों? क्योंकि आप 80% से 90%, 99%, 100% तक की ग्रोथ पे जाए बेसिकली, ठीक है. सो ऐसे उन्हें साम्यवाद में विश्वास तो था, पर साथ ही में सोवियत व्यवस्था में राजनीतिक और आर्थिक, मतलब देखा जाए आपकी तो पॉलिटिकली और जो है आपके आर्थिक इकोनॉमिकली सुधार लाना चाहते थे, चीजों को और बेटर बनाना चाहते थे. अब किन बातों के कारण गोर्बाचेव सुधार के लिए बाध्य हुए? अब मतलब कुछ तो रीजन होंगे बेसिकली. एक तो रीजन है ही कि डेवलपमेंट जरूरी है पर्टिकुलर देश के लेवल पे, पर और भी क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से गोर्बाचेव जो है वो सुधार के लिए बाध्य हुए. सो द फर्स्ट वन इज, सबसे पहला है आपका, उन दिनों सोवियत संघ की आर्थिक और अर्थव्यवस्था में कई कमजोरियां थी. मतलब चीजें बेस्ट थी, पर बेसिकली इन द इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका बेस था, यानी सोवियत संघ की जो उस टाइम पे जो आर्थिक और जो राजनीतिक व्यवस्था उसमें बहुत सारी वीकनेस थी, बहुत सारी कमजोरियां थी. तो हम उन कमजोरियों को वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करते हैं. पहली कमजोरी, कृषि और उद्योग का प्रबंध सरकारी कर्मचारियों के हाथों में. अब जैसे कि आपको पता है कृषि और उद्योग हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जिसको बोला जाता है इन आवर कंट्री, हमारे देश में, ठीक है. तो वहां पे जो कृषि और उद्योग जो कि एक देश को उन्नत बनाने के लिए बेस होता है, आधार होता है कृषि, कच्चा माल के लिए, उद्योग उसको जो एक तरीके से तैयार माल में चेंज करने के लिए, ठीक है. तो अब जो कृषि और उद्योग जो कि किसी भी देश का आधार होता है, उसमें क्या था, उसमें प्रबंध सरकारी कर्मचारियों के हाथों में. उन दोनों पे कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है. तो एक तो ये बैड चीज थी, मतलब ठीक है जो आपका साम्यवाद है अच्छा है, बट कहीं कहीं पे अब भारत ने क्यों अपनाया है मिश्रित अर्थव्यवस्था को, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो हमारा टॉपिक है या मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो हमारा प्लान है उसको क्यों अपनाया भारत ने? कुछ तो रीजन होगा ना, तो वो भी पता चलेगा वन बाय वन. सो नाउ
अब कृषि उद्योग का प्रबंध सरकारी कर्मचारियों के हाथों में, जिसके परिणाम स्वरूप विकास की गति रुक गई। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनको बोल दिया गया कि भाई तुम अब कृषि और उद्योग को तुम संभालोगे, ठीक है बेसिकली। जिससे क्या हुआ, जो डेवलपमेंट थी, जो थोड़ी थोड़ी ग्रो हो रही थी, वो ग्रो होने की बजाय वो वहीं की वहीं रुक गई, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप विकास की गति रुक गई। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि कृषि और उद्योगों का प्रबंध सरकारी कर्मचारियों के हाथों में चला गया, या हाथों में था, जिसके परिणाम स्वरूप विकास की गति रुक गई। आवर सेकेंड पॉइंट इज संसाधनों का प्रयोग शस्त्र निर्माण कार्य हेतु पिछले देशों, पूर्वी यूरोप के लिए, ठीक है, पूर्वी यूरोप के हेतु आप ये लिख सकते हैं। ओके, सो अब जो सोवियत संघ या मतलब रूस जिसको बोला जाता है, तो जो सोवियत संघ के जो संसाधन थे, यानी जो रिसोर्सेज थे, उनके रिसोर्सेज इन द सेंस कि जो भी पैसा रिसोर्सेज में हमारा आ जाता है, एंड रॉ मटेरियल जो भी, वो सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, तो संसाधनों का प्रयोग शस्त्र निर्माण कार्य हेतु वो पिछले लघु देशों, पूर्वी यूरोप के विकास हेतु सो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो जितना भी मतलब संसाधन था, सोर्स था, सबको यूज कर लिया वेपन्स बनाने के लिए, शस्त्र बनाने के लिए, शस्त्रों कि भाई मतलब अब युद्ध होगा तो हमारे पास शस्त्र ऑलरेडी रेडी होने चाहिए, तो पहले हम सारा संसाधन अपने शस्त्र पे लगा देंगे, ठीक है। सो संसाधनों का प्रयोग शस्त्र निर्माण कार्य हेतु, शस्त्र निर्माण का जो कार्य था उसके लिए वो पिछलगु देशों, इन जो पूर्वी यूरोप के जो पिछड़े हुए देश थे, पिछलगु देश थे, उनके लिए, ठीक है, पिछलगु देशों, पूर्वी यूरोप के पिछलगु देशों के विकास हेतु, कि जो पूर्वी यूरोप के पिछलगु देश है उनका डेवलपमेंट हो, बेसिकली उनका विकास हो, उनके विकास के लिए, ठीक है ना। एक लंबे, ये तो हमारा मेन टॉपिक था, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एक लंबे काल तक सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का बड़ा हिस्सा शस्त्रों के निर्माण और पूर्वी यूरोप के पिछलगु देशों जैसे हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया आदि पर खर्च किया। बेसिकली सोवियत संघ में किया गया, तो उसने एक लंबे टाइम तक जितने भी अपने संसाधन थे, ठीक है, उन सबको उसने कहाँ लगा दिया, उन सबको एक बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने शस्त्र निर्माण में और पूर्वी यूरोप के जो पिछले देश हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, ठीक है, इन सब पर खर्च कर दिया अच्छा खासा। सेना और शस्त्रों पर भारी खर्च की वजह से बुनियादी जरूरतों की चीजों जैसे खाद्य पदार्थ, वस्त्र, जूते, चाय, कॉफी, जो भी बेसिक नीड्स होती है, सारा रिसोर्स तो भैया शस्त्र में ही लग गया, ठीक है। जो अनडेवलप्ड देश थे पूर्वी यूरोप के, उनके डेवलपमेंट में ही लग गया, ठीक है। तो जब आपके पास 100 रुपीज और आप 100 रुपीज की शॉपिंग ही कर लोगे, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं विजिट करने, तो आप अगर 100 रुपीज की शॉपिंग ही कर लोगे, तो फिर आपके पास बचेगा क्या, ठीक है, फॉर समथिंग ईट, अगर आपको कुछ खाना है तो सेम एज यूजुअली सारा रिसोर्स अगर आप शस्त्रों के निर्माण पे लगा रहे हो, पिछलगु यूरोप के पिछलगु जो देश है उनकी डेवलपमेंट के लिए लगा रहे हो, तो आपके पास क्या बचेगा। और जब आपके पास कुछ होगा नहीं, तो आप अपने देश में कहाँ से लगाओगे पैसा, बेसिकली। ओके, सो इससे क्या हुआ कि सेना और शस्त्रों पर भारी खर्च की वजह से बुनियादी जो नीड्स, जो बेसिक नीड थी, बुनियादी जरूरत की चीजें, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, जूते, कॉफी, इन सब की कमी होगी, बेसिकली बहुत ज्यादा लैकनेस हो गई, इन शॉर्ट बोलूं तो मैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण। अब जैसे मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में, जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही महासचिव बने थे, ठीक है। तो अब कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण, तो कम्युनिस्ट पार्टी का ना सिर्फ नौकरशाही पर नियंत्रण था, मतलब जो हमारे सिविल सर्विसेज होती हैं, ठीक है, नौकरशाही, जो भी गवर्नमेंट के अंदर जो भी सर्विस आती हैं, तो उन पे तो कंट्रोल था ही था कम्युनिस्ट पार्टी का, बल्कि उत्पादन के तरीकों और अर्थव्यवस्था में भी उसका हस्तक्षेप बढ़ गया। अब उसने क्या करा, उसने धीरे धीरे इंटरफेरेंस अपनी बढ़ाते चला गया, बढ़ाते इन द सेंस कि पहले जो भी नौकरशाही है उस पर कब्जा है, उस पर ऑलरेडी नियंत्रण है, अब मैं अपना नियंत्रण उत्पादन के तरीके हो गए, ठीक है, और अर्थव्यवस्था जो हो गई, अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र हो गए, उनमें भी उसने क्या कर दिया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो तीसरा रीजन तो हमारा ये हो गया कि कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण। फोर्थ पॉइंट इज देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को हानि। अब पर्टिकुलर हर एक देश में डिफरेंट जो आपके संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोई लोकतंत्र के बेस पे, कोई लोकतांत्रिक जो स्ट्रेटेजीज है उसको यूज करके जो वर्क करता है, कि मतलब आजादी के साथ, फ्रीडम के साथ, ठीक है। तो उस टाइम पे भी सोवियत संघ में कुछ लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, जो देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, उनको हानि हुई, उनको लॉस किस वे में हुआ, किसकी वजह से हुआ,
सो कम्युनिस्ट संस्थाओं और सरकारी नौकरशाही दोनों ने मिलकर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं, केंद्रीय व प्रादेशिक विधानमंडलों को क्षति पहुंचाई। जो उस टाइम पे कम्युनिस्ट थे, जो मैंने आपको बताया, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसने नौकरशाही, सरकारी नौकरशाही पर पूरा नियंत्रण कर लिया, कृषि पे नियंत्रण, उद्योग पे नियंत्रण, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट में क्लियर किया। ठीक है, तो उन्होंने अब क्या किया, अब दोनों मिल गए, जो नौकरशाही, सरकारी नौकरशाही वो भी मिल गए और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी मिल गई। तो दोनों ने मिलकर क्या करा, जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं थी उस टाइम पे जो देश की, उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई और क्षति पहुंचाई। ठीक है, मतलब धीरे धीरे जो है ना सारा सिस्टम खोखला होता गया, इन द सेंस की कहीं ना कहीं हर एक पे इम्पैक्ट जाते रहे, वो जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव वे में ही जा रहे थे। ओके, सो नाउ कम्स टू द फिफ्थ पॉइंट, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव। कोई भी देश क्यों ना हो, कितना भी डेवलप्ड क्यों ना हो, अगर वहां के जो सिटीजन्स हैं उनको इतनी ही आजादी नहीं है कि वो अपने ओपिनियंस को रिप्रेजेंट कर सके, अपनी थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर सके, सो जो वहां कंट्री है और जो वहां के लोग हैं, वहां का सिस्टम है, सो दे डोंट डेवलप्ड, कि वो डेवलप्ड नहीं हो सकते। बिकॉज होता क्या है, किसी भी डजेंट मैटर कि मतलब कौन सा सिस्टम है, कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है, एक अभिव्यक्ति, एक विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे उसी का अभाव होने लग गया। ठीक है, आप लोगों की कहाँ से सुनोगे, आप लोगों की जो विचार और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको ही कम करते जा रहे हो, है ना। सो लोकतांत्रिक व्यवस्था अस्त व्यस्त होने के परिणाम स्वरूप, मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वही अस्त व्यस्त हो रही थी, तो उसका अस्त व्यस्त होने का जो रिजल्ट रहा, वहां के नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कि मतलब कोई अपने ओपिनियन शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, कोई अपने जो भी व्यूज है वो नहीं बता सकता। ओके, तो ये क्या था, लोकतांत्रिक संस्थाओं को हानि पहुंची, फिर उससे जो है इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, सिक्स्थ पॉइंट इज, सूचना प्रौद्योगिकी का नकारात्मक प्रभाव। जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं उनका भी जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव ही गया, उनका जो भी अफेक्ट था वो भी नेगेटिव ही गया। बिकॉज एक पॉइंट नेगेटिव हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे सारे चीजों पे पड़ेगा ऑलमोस्ट। सो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के साधनों के विकास का परिणाम ये निकला, चीजें डेवलप्ड हुई, सूचना जो प्रौद्योगिकी है वो डेवलप्ड हुई, संचार के साधन जो है वो डेवलप हुए, पर उनका रिजल्ट, उनका जो परिणाम है वो ये निकला कि सोवियत नागरिकों को पश्चिमी राष्ट्रों के उन्नत जीवन स्तर के बारे में सारी जानकारियां मिलने लगी। ठीक है, अब जैसे आज के टाइम पे हमारे पास इतना सारा जो है कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है एंड डिफरेंट जगहों पे कंटेंट अवेलेबल है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यार ये हमारा, हम कंपेयर करते हैं, हम इवन अपनी पर्सनैलिटीज भी कंपेयर करते हैं, है ना। तो देश तो नॉर्मल थिंग है, तो हम जब देशों को कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं यार ये देश इतना अच्छा कर रहा है, यहाँ पे भी तो पार्टियां, तो सेम एज यूजुअली यहाँ होने लग गया कि जो वहाँ के नागरिक थे वो कंपेयर करने लगे पश्चिमी से। ठीक है, उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी और जो संचार के साधन था उनका यूज उन्होंने वहां करा कि उन्होंने वो चीज देखी कि जो पश्चिम देश है, यानी जो अमेरिका है, ठीक है, वहां पे जो चीजें हैं वो कितनी ज्यादा डेवलप्ड हो रही हैं कंपेरिजन टू हमारे देश में। ठीक है, तो एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट ये चला गया। कंटिन्यूअसली जो है बैक टू बैक नेगेटिव जाए जा रहे नेगेटिव पॉइंट्स जो है आपके आते जा रहे। नाउ टू द सेवेंथ पॉइंट, पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारों का पतन। की जो पूर्वी यूरोप थी बेसिकली, जिनकी ये लोग हेल्प करते, जहाँ पे कम्युनिस्ट जो पार्टी थी वो अपना दबदबा दबाना, मतलब जताना चाहती थी, दबदबा बनाना चाहती थी। ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे उन पे जो अपना दबदबा जो है बरकरार रखना चाहती थी, बनाए रखना चाहती थी, वहां पे क्या हुआ, वहां पे कम्युनिस्ट सरकार का पतन हो गया। ठीक है, वहां पे वो जो सरकार थी वो गिरने लग गई। नाउ पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारों के पतन से भी गोर्बाचेव काफी हताश थे। अब एक पार्टी की इमेज लिटरली डाउन जाती जा रही है, तो बेसिकली महासचिव को टेंशन तो होगी ना। ठीक है, कि मतलब ऐसा क्या हो रहा है बेसिकली, क्यों इमेज, तो वो उस वजह से भी थोड़ा ज्यादा हताश थे। तो बेसिकली ये हमारे कुछ 7 पॉइंट्स थे जिनकी वजह से, जो हमने भी आज क्वेश्चन डिस्कस किया कि गोर्बाचेव किन बातों के कारण जो सुधार थे उसके लिए वो उन्हें प्रेशराइज होना पड़ा, उन्हें सोवियत संघ में जो है उसकी व्यवस्था में सुधार क्यों करना पड़ा, किन बातों के कारण, तो वो 7 टॉपिक्स ये थे। ठीक है, नाउ दिस इज आवर वन टॉपिक। ओके, दिस इज आवर वन टॉपिक, आपके पूरे चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक था ये। ठीक है, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी के जो लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। गो एंड
चेक आउट दी ऑल वीडियोस एंड ऑल टॉपिक्स, ताकि आपको ये वाला टॉपिक जो है वो पर्टिकुलरली क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से। ओके, एंड जो हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्टिल इस टॉपिक को इस वीडियो की हेल्प से आप इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। बेसिकली जब स्टार्टिंग में आई जस्ट फॉरगेट, मैं पूछना भूल गई। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, same chapter. Okay, and one more thing, if you like this video, so comment it, subscribe it, and also press the bell icon for the notification. Okay, so मिलते हैं next video में। Still bye bye, take care.